तो आज हम एक बहुत ही पेचीदा कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ। ये इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म है द गोस्ट ऑफ मेहुआ। मतलब इसके सारांश पर आधारित है हमारी चर्चा। बिल्कुल। और इसमें ना मतलब प्यार, त्रासदी, हॉरर सब कुछ है। हाँ, 1943 का अतीत है, फिर आज का वर्तमान, एक भूता हवेली, एक अतृप्त आत्मा, बापरे काफी कुछ है। हमारा मिशन यही है कि इस कहानी की परतें खोलें, समझें कि आखिर ये मेहुआ की आत्मा, उसके साथ क्या हुआ था। और ये परतें काफी गहरी हैं, जैसा आपने कहा। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। नहीं, ये दिखाती है कि कैसे अतीत का एक दुखद वाकया, एक अधूरा प्यार दशकों बाद भी जिंदगियों पर असर डाल सकता है। सही है। कहानी की शुरुआत ही एक तरह से आने वाले भयानक मोड़ों का इशारा करती है, जैसे कोई पुरानी गूंज। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1943 में। मेहुआ नाम की एक लड़की है। शादी का दिन है, सब तैयार हैं, लेकिन जैसे ही रस्में शुरू होती हैं, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अच्छा। स्रोत ये तो बताता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ, पर ठीक ठीक क्या, ये शुरुआत में पता नहीं चलता। एक रहस्य की तरह। हाँ, बस इतना कि अंत दुखद था। और फिर कहानी एकदम से आगे बढ़ जाती है। हाँ, एक लंबी छलांग लेती है सीधे आज के समय में। तासिया नाम की लड़की है। तासिया। और उसकी सगाई होने वाली है सलीम से। हाँ, सलीम। और सलीम की बैकग्राउंड भी थोड़ी अलग है। उसके अपने माता पिता नहीं है। अच्छा, पालक माता पिता ने पाला है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प चीज है। मेहुआ और तासिया दोनों ही शादी या सगाई के करीब हैं। एक तरह की समानता। बिल्कुल, ये समानता ध्यान देने वाली है। और यहीं से अजीब चीजें शुरू होती हैं, है ना? हाँ, सगाई के फंक्शन में ही खाने के वक्त तासिया को एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखती है। वो उसे घूर रही होती है और फिर अचानक गायब। ये तो बहुत क्लासिक हॉरर मोमेंट है। हाँ, काफी अजीब था। क्या ये पहली चेतावनी थी? कह सकते हैं, बिल्कुल पहली चेतावनी। हॉरर कहानियों में ऐसे ही पूर्वाभास या अशुभ संकेत दिए जाते हैं ना। सही। ये बूढ़ी औरत कौन थी ये तो साफ नहीं है, या पर उसका यूं गायब होना, ये अलौकिक गतिविधि की तरफ पहला इशारा है। हाँ, बेचैन करने के लिए काफी है। बिल्कुल। इसके ठीक बाद तासिया एक बहुत डरावना सपना देखती है। अच्छा, क्या देखती है? एक पुरानी एकदम जर्जर हवेली और उसके अंदर एक सड़ती हुई लाश। बाप रे। और इतना ही नहीं, उस लाश से एक तितली निकलती है। लाश से तितली? ये तो बहुत सिंबॉलिक है। हाँ, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे तो पढ़कर ही। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, सड़न और लाश तो मौत का प्रतीक है, अंत का। हाँ। और तितली अक्सर आत्मा या पुनर्जन्म या किसी तरह के बदलाव का प्रतीक मानी जाती है। अच्छा। तो सपने में इन दोनों का एक साथ आना, ये शायद मेहुआ की अधूरी मौत और उसकी भटकती आत्मा की ओर इशारा है। और ये सपना आगे जो घटनाएं होंगी और उस हवेली से तासिया का जो कनेक्शन बनेगा, उसका भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। और जैसे ये सब काफी नहीं था, सलीम को खबर मिलती है कि उसकी बुआ की मौत हो गई है। ओह, जो उसकी अकेली खून के रिश्तेदार बची थी, है ना? हाँ, वही। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। और क्या होता है? सलीम को उसी मृत बुआ का फोन आता है। क्या? नहीं। हाँ, आवाज एकदम डरावनी और सलीम बुरी तरह घबराकर फोन काट देता है। अरे बाप रे, ये तो मतलब सीधे सीधे भूतिया मामला है। बिल्कुल। मृत व्यक्ति का फोन आना, ये तो अलौकिक घटनाओं को और पुख्ता कर देता है। हाँ, मतलब कोई शक्ति है जो संपर्क करने की कोशिश कर रही है मरने के बाद भी। और शायद अच्छी नीयत से नहीं। लगता तो नहीं। और ये बुआ की मौत ही सलीम को उस पुश्तैनी घर जाने पर मजबूर करती है, जहां सारा रहस्य और गहराएगा। हाँ, उसे अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ता है। और एक और अजीब बात होती है माँ। क्या? सलीम की नाक से अचानक खून बहने लगता है। ओह, नक्सीर फूटना। हाँ, दोनों सलीम और तासिया देखकर हैरान रह जाते हैं। क्या ये भी कोई बुरा संकेत है? बिल्कुल हो सकता है। लोक कथाओं में, खासकर ऐसे तनाव वाले माहौल में, नाक से खून बहना अक्सर अशुभ माना जाता है। अच्छा। ये शायद आने वाले किसी खतरे का, शारीरिक या मानसिक, या शायद उस घर या परिवार से जुड़े किसी श्राप का असर हो सकता है। और इसी बीच एक और एंगल आता है कहानी में। कौन सा? सलीम का फोटोग्राफर दोस्त जो उनकी तस्वीरें ले रहा था, वो तासिया में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाने लगता है। अच्छा। हाँ, वो उसके हाथ पर हाथ रखकर दिलासा देता है, जो सलीम के दूसरे दोस्त को थोड़ा अजीब लगता है। ये फोटोग्राफर वाला एंगल, ये सिर्फ रोमांस का तड़का नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं लगा। अक्सर ऐसी कहानियों में बाहरी किरदारों का हस्तक्षेप या कोई प्रेम त्रिकोण कहानी को और उलझा देता है। वफादारी, शक, ये सब सवाल उठने लगते हैं। सही कहा। तो सलीम उस पुश्तैनी घर पहुंचता है, दिखने में काफी पुराना है और
शायद भुताहा सा लगता है। जाहिर है। वो वहां जाकर पूर्वजों के तस्वीरों के सामने धूप जलाता है, शांति के लिए शायद। हाँ, रस्मों के अनुसार। लेकिन उधर शहर में तासिया एक और भयानक सपना देखती है। फिर से सपना? इस बार क्या? उसी घर के अंदर सलीम एक ताबूत में पड़ा है। नहीं, ये तो बहुत बहुत बुरा सपना है। हाँ, वो बुरी तरह डर जाती है। ये सपना तो बहुत ही सीधा और खतरनाक इशारा है। ताबूत में सलीम, मतलब सीधे सीधे उसकी जान को खतरा। हाँ। तासिया के सपने आप सिर्फ अस्पष्ट संकेत नहीं रहे, ये तो भविष्य की झलक या किसी बुरी ताकत की सीधी चेतावनी जैसे लग रहे हैं। वो घबराकर सलीम को फोन करती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। ओह नो। फिर उसे याद आता है सलीम ने लोकेशन भेजी थी मैप पर। वो फौरन उस घर के लिए निकल पड़ती है। अच्छा, खुद ही चली जाती है? हाँ, और जब वो वहां पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्या देखती है? ये हूबहू वही घर है जो उसने सपने में देखा था। क्या बात कर रही हैं? सपने वाला घर हकीकत में? हाँ, अब सपने और हकीकत के बीच की रेखा जैसे पूरी तरह मिट गई। ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। जब सपने की जगह हकीकत बन जाए, तब किरदार समझ जाते हैं कि वो किसी आम मुसीबत से नहीं जूझ रहे हैं। सही। ये किसी गहरी अलौकिक शक्ति का मामला है, और घर का सपने से जुड़ना ये भी पक्का करता है कि तासिया का इस जगह से, यहाँ के रहस्य से गहरा कनेक्शन बन चुका है, अनजाने में ही सही। घर के अंदर उसे सलीम मिलता है और साथ ही मिलती हैं 4 पिताओं की तस्वीरें। 4 पिताओं? इसका क्या मतलब? पता नहीं, स्रोत में ये साफ नहीं है कि ये कौन है, लेकिन अजीब तो है। हाँ, अजीब तो है। ये एक और पहेली जुड़ गई कहानी में। क्या इसका सलीम के अनाथ होने से कोई लेना देना है, या घर के इतिहास से जुड़ा कोई और राज? कह नहीं सकते। फिर सलीम बड़ा खुलासा करता है। क्या? कि ये घर मेहुआ का था, उसकी परदादी का, जो अपनी शादी के दिन ही मर गई थी। ओह, तो ये सलीम का पुश्तैनी घर मेहुआ का घर था? हाँ, और उसी रात उन्हें घर में मेहुआ की आत्मा दिखती है, शादी के जोड़े में दिख जाती है साक्षात। हाँ। बाप रे। तो ये कंफर्म हो गया कि घर वाकई प्रेतवादित है और मेहुआ की आत्मा वहीं फंसी हुई है। बिल्कुल। और उसका शादी के जोड़े में दिखना, ये उसकी अधूरी इच्छाओं और मौत के हालात पर जोर देता है। इतना सब होने के बावजूद सलीम और तासिया फैसला करते हैं कि वो शादी उसी घर में करेंगे। क्या? उसी घर में? ये थोड़ा अजीब फैसला नहीं है? है तो बहुत अजीब। खैर, उनके दोस्त भी फोटोशूट के लिए वहीं आ जाते हैं। अच्छा, वो फोटोग्राफर और तासिया की दोस्त? हाँ, वही। दोस्तों का आना ऐसी कहानियों में अक्सर मतलब मदद भी कर सकता है और खतरा बढ़ा भी सकता है। देखते हैं यहाँ क्या होता है। घर पहुंचते ही अजीब चीजें फिर शुरू। सलीम के एक दोस्त को लगता है जैसे छत से खून टपक रहा हो। खून? हाँ, पर ध्यान से देखने पर वो सिर्फ पानी निकलता है। अच्छा, भ्रम? क्या ये सिर्फ भ्रम था या घर उनके दिमाग से खेल रहा है? ये क्लासिक हॉरर तकनीक है, भ्रम और हकीकत के बीच शक पैदा करना। हाँ। क्या वाकई कुछ अलौकिक हो रहा है या ये सिर्फ डर और तनाव का नतीजा है? ये सवाल किरदारों को भी और हमें भी उलझाता है। सही। वैसे खून का भ्रम अक्सर आने वाली हिंसा या मौत का प्रतीक भी माना जाता है। फिर तासिया की दोस्त को मेहुआ की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। वो उसकी ड्रेस की तारीफ करती है। सलीम बताता है कि मेहुआ बहुत अच्छा गाती थी, और तभी उन्हें एक टेप रिकॉर्डर पर मेहुआ का गाया हुआ एक गाना मिलता है। गाना? हाँ। मेहुआ का? हाँ। वे सब सुनते हैं, गाना सुंदर है, पर तासिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि उसने ठीक यही गाना अपने सपने में सुना था। अरे बाप रे, सपने वाला गाना! ये तो बहुत डरावना संयोग है ना? हाँ। ये दिखाता है कि मेहुआ की मौजूदगी सिर्फ दिखने तक नहीं है, उनकी चेतना उनके सपनों तक पहुंच रही है। गाना, जो शायद मेहुआ की जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा था, अब उसकी अतृप्त आत्मा से जुड़कर डरावना बन गया है। उसी रात वो फोटोग्राफर फिर तासिया से अकेले में बात करता है। अच्छा, फिर से? हाँ, और उसे कहता है कि सलीम को छोड़कर उससे शादी कर ले। क्या बकवास है इस माहौल में? हाँ, तासिया साफ मना कर देती है, पर ये फोटोग्राफर का इरादा क्या है? मतलब क्या वो सिर्फ मौके का फायदा उठा रहा है या कुछ और? इसका व्यवहार बहुत अजीब है, शक पैदा करता है। क्या वो सिर्फ एक रोमांटिक प्रतिद्वंद्वी है या इस घर की बुरी शक्तियों से उसका कोई गहरा कनेक्शन है? पता नहीं। ये एक मानवीय खलनायक की संभावना को भी खोलता है। और फिर उसी रात तासिया का सामना होता है असली डर से। कैसे? एक कमरे में उसे मेहुआ का भूत बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है और भूत उसके बेहद करीब आ जाता है। ओह माय गॉड!
अब सिर्फ आहटें या झलके में ही सीधा सामना। हाँ। ये टकराव का बिंदु है। अब तक भूत की मौजूदगी थोड़ी अप्रत्यक्ष थी, पर अब वो सीधे तासिया को टारगेट कर रही है। ये दिखाता है कि खतरा बहुत बढ़ गया है और शायद मेहुआ तासिया से कुछ कहना चाहती है या उसे अपने इरादों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। सलीम अब बताता है कि मेहुआ की आत्मा शायद इसलिए भटक रही है क्योंकि शादी के फौरन बाद उसकी मौत हो गई थी और उसका शरीर कभी मिला ही नहीं। अच्छा, शरीर नहीं मिला था, ये एक बड़ी वजह है। हाँ, और दूसरा कारण, उसकी बुआ की मौत के बाद घर में पूर्वजों के लिए धूप बत्तियां जलनी बंद हो गईं, जो शायद आत्मा को शांत रखने के लिए जरूरी थीं। ये पारंपरिक वजह हैं। अधूरी मौत, अंतिम संस्कार का ना होना, रस्मों का रुक जाना, ये कई संस्कृतियों में माना जाता है। शरीर का ना मिलना आत्मा को मुक्ति नहीं पाने देता। ये सब जानकर तासिया तय करती है कि वो इस श्राप से लड़ेगी। हिम्मत वाला फैसला है, लेकिन ये उसे और गहरे खतरे में डाल सकता है। अगले दिन शादी की तैयारी चल रही है। तासिया की दोस्त को एक दराज में एक सुंदर सा तितली वाला हेयर क्लिप मिलता है। तितली वाला क्लिप? हाँ, वो उसे तासिया के बालों में लगा देती है। और ये वही तितली है जो तासिया ने सपने में लाश से निकलते देखी थी। नहीं, ये संयोग नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। तितली का प्रतीक बार बार आ रहा है, सपने में लाश के साथ, अब एक क्लिप के रूप में। ये लगभग तय है कि तितली का मेहुआ की आत्मा या उसके रहस्य से गहरा संबंध है। हाँ, शायद ये आत्मा का प्रतीक है या कोई चाबी जो रहस्य खोलेगी। फोटोशूट शुरू होता है। फोटोग्राफर जैसे ही तस्वीरें लेता है, कैमरे के फ्लैश की तेज रोशनी में तासिया को अतीत की भयानक झलकियां दिखती हैं। अतीत की झलकियां? फ्लैश से? हाँ, शायद मेहुआ की मौत के पल। वो दर्द से चीखती है और बेहोश हो जाती है। ओह, और ठीक उसी वक्त सलीम की नाक से फिर खून बहने लगता है। फिर से नक्सीर। ये तो बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। नहीं। फ्लैशलाइट से अतीत दिखना, ये एक दिलचस्प तरीका है कहानी बताने का। ये दिखाता है कि तासिया अब मेहुआ के दर्द और अतीत से सीधे जुड़ गई है। घर की शक्तियां अब पूरी तरह एक्टिव हैं। बाद में जब दोस्त तस्वीरें देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्या है तस्वीरों में? तस्वीरों में तासिया के ठीक पीछे मेहुआ का भूत खड़ा दिखाई देता है। तस्वीरों में साफ साफ? हाँ, अब किसी को कोई शक नहीं रहता। बाप रे, तस्वीरों में भूत दिखना, ये तो अलौकिक उपस्थिति का पक्का सबूत है। अब किरदार जानते हैं कि उनका सामना किससे है। डर एकदम चरम पर पहुंच गया होगा। होश आने पर तासिया को फिर मेहुआ का भूत दिखता है, लेकिन इस बार वो उसे इशारे से एक दीवार के पास बुलाता है। दीवार के पास? हाँ, जहां से वही गाने की धीमी आवाज आ रही होती है। सलीम हिम्मत करके दीवार तोड़ता है और अंदर क्या है? अंदर एक गुप्त कमरा मिलता है और उस कमरे में मेहुआ की लाश रखी है, उसी शादी के जोड़े में। लाश मिल गई गुप्त कमरे में? हाँ, और उसके मुंह से एक मरी हुई तितली निकल रही होती है। हे भगवान, ये तो बहुत ही खौफनाक है। सपने वाला नजारा हकीकत बन गया। बिल्कुल। लाश का मिलना कहानी का सबसे बड़ा खुलासा है। पहेली सुलझ गई कि शरीर कहाँ था, लेकिन नए सवाल खड़े हो गए। उसे वहां किसने छुपाया? क्यों? हाँ, गुप्त कमरा घर के भीतर एक और रहस्य खोलता है। वे मेहुआ के शरीर को ताबूत में रखते हैं ताकि उसे ठीक से दफनाया जा सके। उन्हें लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो यही होगी। लेकिन अगले दिन सुबह तासिया की दोस्त देखती है कि घर के मुरझाए हुए फूल अचानक खिल गए हैं। खिल गए? ये कैसे? और फिर वो सुनती है कि तासिया बिल्कुल मेहुआ की तरह वही गाना गा रही है। ओहो। उसे समझते देर नहीं लगती। मेहुआ ने तासिया पर कब्जा कर लिया है। कब्जा? अरे नहीं, शरीर मिलने से शांति नहीं मिली, बल्कि आत्मा ने एक जीवित शरीर पर कब्जा कर लिया। हाँ। फूलों का खिलना शायद एक झूठी शांति का संकेत है, या मेहुआ की शक्ति बढ़ने का। कब्जा होना दिखाता है कि मेहुआ का मकसद सिर्फ शरीर का मिलना नहीं था, कुछ और है जो वो चाहती है। तासिया की दोस्त घबराकर मदद के लिए पास के एक आदमी के पास भागती है जो उन्हें पहले मिला था। अच्छा, वो कौन है? वो पुजारी निकलता है। पुजारी? चलो, कोई तो जानकार मिला। हाँ, पुजारी बताता है कि मामला बहुत गंभीर है। मेहुआ की आत्मा अपने खोए हुए पति को ढूंढ रही है। पति को? तो ये थी असली वजह। हाँ, जिसके बिना उसे शांति नहीं मिलेगी, और शांति के लिए एक बहुत ही अजीब और खतरनाक अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान? कैसा अनुष्ठान? पुजारी का किरदार यहाँ पारंपरिक ज्ञानी या मार्गदर्शक की तरह आता है, जो अलौकिक नियमों को समझता है। हाँ, उसका बताया अनुष्ठान कहानी को उसकी अपनी लोक कथा और नियमों की ओर ले जाता है। ये पता चलना कि मेहुआ पति को ढूंढ रही है उसके किरदार को गहराई देता है।
वो सिर्फ एक गुस्सैल भूत नहीं बल्कि एक दुखी अधूरी आत्मा है। अनुष्ठान ये है कि एक कुंवारे पुरुष को मेहुआ की लाश से शादी करनी होगी। क्या? लाश से शादी? ये क्या है? और किसी जीवित व्यक्ति को आत्माओं की दुनिया में जाकर मेहुआ के पति की आत्मा को ढूंढना होगा। आत्माओं की दुनिया में जाना? हाँ, ताकि दोनों की आत्माओं को एक साथ विधिवत दफनाया जा सके। ये तो सुनने में ही पागलपन लगता है। ये अनुष्ठान वाकई बहुत अजीब और खतरनाक है। कहानी के हॉरर को बहुत बढ़ा देता है। लाश से शादी, आत्माओं की दुनिया, ये दिखाता है कि अतृप्त आत्माओं को शांत करना कितना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। अब सवाल यह है कि कौन ये बलिदान देगा? तासिया, जिस पर मेहुआ का कब्जा है, वो आत्माओं की दुनिया में जाने को तैयार होती है। तासिया जाएगी? हाँ, पुजारी उसे एक माचिस और एक मंत्र लिखा कागज देता है। पति की आत्मा मिलने पर जलाना है। ठीक है। उधर बाहर कब्र खोदते समय फोटोग्राफर और सलीम में बहस हो जाती है। ओहो, अब इन दोनों का झगड़ा? हाँ, और फोटोग्राफर गुस्से में सलीम पर फावड़े से हमला करके उसे बेहोश कर देता है और कब्र में धकेल देता है। क्या? उसने सलीम को मार दिया? बेहोश कर दिया और कब्र में फेंक दिया। फोटोग्राफर का असली रंग अब सामने आ गया है। बिल्कुल, वो शक सही साबित हुआ। वो सिर्फ रोमांटिक प्रतिद्वंदी नहीं, खतरनाक खलनायक है। इस बीच तासिया आत्माओं की दुनिया में मेहुआ के पति की आत्मा को ढूंढ लेती है। अच्छा, कामयाब हो गई? हाँ, और मंत्र वाले कागज से उसे मना लेती है कि वो उसके साथ चले। चलो, एक अच्छी खबर। बाहर तासिया की दोस्त बेहोश सलीम को कब्र में ढूंढकर जगाती है। बच गया सलीम। हाँ, सलीम बाहर निकलकर घर के अंदर जाता है और फोटोग्राफर से लड़ता है। उसे मारकर बेहोश कर देता है। गुड, सलीम ने बदला ले लिया। तासिया आत्माओं की दुनिया से लौटती है, लेकिन देखती है कि पुजारी मरा हुआ पड़ा है। पुजारी मर गया? उसे किसने मारा? फोटोग्राफर ने या? पता नहीं, ये एक और रहस्य। सलीम फिर एक अजीब काम करता है। क्या? वो बेहोश पड़े फोटोग्राफर को मेहुआ की लाश के पास ले जाकर बिठा देता है। क्यों? ओ, अनुष्ठान का वो कुंवारे पुरुष वाला हिस्सा पूरा करने के लिए। लाश से शादी? शायद यही सोचकर। ये तो बहुत हताश करने वाला कदम है, किसी भी कीमत पर अनुष्ठान पूरा करना। लेकिन तभी फोटोग्राफर को होश आ जाता है। अरे नहीं! वो सलीम पर हमला करता है और गला घोंटकर उसे मार डालता है। सलीम मर गया? नहीं। हाँ, ये देखकर तासिया शायद अब पूरी तरह मेहुआ के वश में, गुस्से में फोटोग्राफर पर बेरहमी से हमला करती है और उसे भी मार डालती है। तासिया ने फोटोग्राफर को मार दिया? हाँ, और ठीक उसी समय पुलिस वहां पहुंचती है। अंत बहुत हिंसक और दुखद है। सलीम की मौत बहुत बड़ा झटका है। हाँ, और तासिया का फोटोग्राफर को मारना, क्या ये तासिया का बदला था या मेहुआ का? ये अस्पष्टता कहानी को और त्रासद बनाती है। कह नहीं सकते। और फोटोग्राफर का लाश के पास मरना शायद अनुष्ठान को एक भयानक अनचाहे तरीके से पूरा कर देता है। पुलिस को फोटोग्राफर मेहुआ की लाश के पास मरा हुआ मिलता है और अंत में हमें 2 तितलियों के जोड़े उड़ते हुए दिखते हैं। 2 जोड़े? हाँ, स्रोत कहता है कि एक जोड़ा मेहुआ और उसके पति की आत्माओं का है, जिनका आखिरकार पुनर्मिलन हो गया। चलो, उनको शांति मिली। और दूसरा जोड़ा सलीम और तासिया की आत्माओं का। सलीम और तासिया, उनकी भी मौत हो गई? हाँ, तितलियों का प्रतीक यहाँ समाधान और मुक्ति को दिखाता है। मेहुआ और उसके पति को शांति मिल गई, उनका अधूरा प्यार पूरा हुआ, लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। सलीम और तासिया की जान। हाँ, उनका प्यार भी अधूरा रह गया, लेकिन शायद मौत के बाद उनकी आत्माएं साथ हैं। ये एक बिटर स्वीट अंत है, जहां शांति के लिए भारी बलिदान देना पड़ा। तो ये थी द घोस्ट ऑफ मेहुआ की कहानी। भूतहा घटनाएं, एक छुपी हुई लाश, आत्मा का कब्जा, एक खतरनाक अनुष्ठान और अंत में प्यार और त्रासदी का एक गहरा संगम। हाँ, मेहुआ को तो शांति मिली, पर सलीम और तासिया के लिए ये एक दुखद अंत था। बिल्कुल। ये कहानी हमें मृत्यु के बाद भी प्यार और दुख के बने रहने के विचार पर सोचने को मजबूर करती है। पारिवारिक श्राप की अवधारणा, अतृप्त आत्माओं को शांत करने के लिए जो बलिदान देने पड़ते हैं, ये सब गहरे विषय हैं इसमें। हॉरर के साथ साथ रोमांस और त्रासदी का एक बहुत शक्तिशाली मिश्रण है। यहाँ एक सवाल जरूर मन में उठता है, क्या वाकई सलीम और तासिया का बलिदान ही एकमात्र रास्ता था इस श्राप को खत्म करने का? क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता था? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या शायद ये कि क्या मेहुआ और उसके पति को मिलाने का कोई कम विनाशकारी रास्ता मुमकिन था? शायद। और एक बड़ा सवाल ये भी है, फिर आखिर क्यों इस तरह की डरावनी कहानियों में जो प्रेम कहानियां गुंथी होती हैं, भले ही उनका अंत दुखद हो,
वो हमें इतनी ज्यादा क्यों खींचती हैं? हाँ, ये बात तो है। ये शायद डर और प्यार के जो गहरे मानवीय जज्बात हैं, उनका एक अनोखा मिश्रण है जो हमें बांध लेता है।